नमस्कार। आज अपन बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर का जो टॉपिक ले रहे हैं वो है न्यायपालिका, जुडिशरी। न्यायपालिका एक अत्यंत सरकार का अंग है, अत्यंत महत्वपूर्ण सरकार का अंग है। अत्यंत महत्वपूर्ण सरकार का अंग क्यों है ये हम सब जानते हैं। इस संदर्भ में अपन चर्चा करें इस न्यायपालिका का महत्व क्या है, इसके सिग्निफिकेंस ऑफ द जुडिशरी, यानी कि ये इतना अत्यंत महत्व का अंग क्यों है। तो इस संदर्भ में हमको पहले महत्व इसका देखना पड़ेगा कि जो आम आदमी के लिए न्याय की आवश्यकता होती है, ये प्राचीन काल से ही किसी भी समाज में, किसी भी सभ्य असभ्य समाज में न्याय का होना अति आवश्यक होता है। और जिस देश में न्यायपालिका या न्याय विभाग ने निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं किया है, तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता बहुत दुखी रही होगी, रहती है। इस संदर्भ में अपन देखते हैं कि राज्य के जो आदिकाल या प्राचीन काल से लेकर के आज तक किसी न किसी रूप में न्याय विभाग का अस्तित्व सदैव ही रहा है और सामान्य जनता के दृष्टिकोण से न्यायिक कार्य का संपादन सदैव ही महत्व रखता है। राज्य में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की व्यवस्था चाहे कितनी ही पूर्ण और श्रेष्ठ क्यों न हो, परंतु यदि न्याय करने में पक्षपात किया जाता है या अनावश्यक व्यय और विलंब होता है या न्याय विभाग में अन्य किसी प्रकार का दोष है, तो जनजीवन नितांत दुखपूर्ण हो जाता है। एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर कार्नर, उन्होंने भी इस संदर्भ में अपने विचार दिए थे कि न्याय विभाग के अभाव में एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी समाज बिना विधानमंडल के रह सकता है, यह बात समझ आ सकती है, लेकिन किसी भी समय ऐसे राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका की व्यवस्था न हो। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक किसी न किसी रूप में, किसी न किसी देश में और न्यायपालिका की व्यवस्था रही है। अपन बात बात में, चर्चा में भी इस बात को सामने लाते हैं कि मेरे साथ में अन्याय हुआ है, मेरे साथ में न्याय होना चाहिए। ये चीज़ें हम अमूमन आमतौर से लेते हैं। तो ये न्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति को उसको बिना किसी निष्पक्ष, बिना किसी एक तरीके से पक्षपात के और न्याय मिलना चाहिए। न्याय विभाग के कार्यों के संदर्भ में अपन देखते हैं जुडिशरी फंक्शंस के संदर्भ में किसके न्यायपालिका के महत्वपूर्ण कौन कौन से कार्य पाए जाते हैं। तो इनमें जो पहला कार्य पाया जाता है वो है अभियोगों का निर्णय। अभियोगों का निर्णय का मतलब है कि व्यक्तियों में विचार भेद और स्वार्थों की भिन्नता के कारण फौजदारी और माल संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। न्याय विभाग का सर्वप्रथम कार्य विद्यमान कानूनों के आधार पर इन विवादों का निर्णय करना होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्तियों में जो फौजदारी विवाद उत्पन्न होते हैं उनके संदर्भ में विवादों का निर्णय करना होता है न्यायपालिका को। दूसरा कार्य इसका महत्वपूर्ण है कानूनों की व्याख्या करना, यानी कि कानूनों की भाषा सदैव ही स्पष्ट नहीं होती और अनेक बार कानूनों की भाषा के संबंध में अनेक प्रकार के विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रत्येक परिस्थिति में कानूनों की अधिकारपूर्ण व्याख्या करने का मात्र कार्य न्यायपालिका को ही प्राप्त है, न्यायपालिका के द्वारा ही यह कार्य किया जाता है। तीसरा कार्य आता है औचित्य, इक्विटी के आधार पर कानून का निर्माण, यानी कानूनों का जो स्वरूप चाहे कितना ही विस्तृत क्यों न हो, न्यायालय में अनेक ऐसे विवाद उपस्थित होते हैं जिनका निर्णय वर्तमान कानून द्वारा नहीं किया जा सकता।
इस प्रकार जो न्यायालयों के द्वारा इस प्रकार के जो विवादों का निपटारा जजों के द्वारा अपने विवेक के आधार पर, औचित्य के आधार पर व स्वाभाविक तथ्यों के सिद्धांत का आश्रय लेकर किया जाता है। यानी कि अनेकों ऐसे केस सामने आते हैं न्यायपालिका में जिनमें कि कानून की व्याख्या उस तरीके से नहीं की जाती, वो कितना गंभीर है, उस कृत्य को किस तरीके से अंजाम दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मानवीय संवेदनाएं भी होती हैं। उन आधार पर जजेज हैं जो अपने उचित विवेक के आधार पर ऐसा निर्णय सुनाते हैं। एक विद्वान हुए हैं लिकोक, उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि इस प्रकार न्यायाधीशों को द्वारा किया गया निर्णय अप्रत्यक्ष रूप से कानून का पूरक होता है। इस दृष्टि से न्यायालय एक विधानमंडल का रूप धारण करके कई वर्तमान कानूनों का निर्माण भी करते हैं। चौथा कार्य आता है व्यक्ति स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा। यानी कि व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहता है, अपनी स्वतंत्रताओं को बरकरार रखना चाहता है। यदि शक्तिशाली व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयत्न करता है तो दुखी या पीड़ित व्यक्ति न्यायालय की शरण लेकर शक्तिशाली व्यक्ति को ऐसा कार्य करने से रोक सकता है। पांचवा इसके कार्य न्यायपालिका का आता है घोषणात्मक निर्णय। कई बार जाने अनजाने में व्यवस्थापिका ऐसे कानूनों का निर्माण कर देती है जो अस्पष्ट या पूर्व निर्धारित कानूनों के विरुद्ध होते हैं। न्यायालय को ऐसे कानूनों के संबंध में घोषणात्मक निर्णय देने का अधिकार भी होता है। संविधान के रक्षण का कार्य और संविधान की रक्षा का कार्य जो न्यायपालिका का है यह है कि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका संविधान के प्रतिकूल कोई कार्य करती हैं तो न्यायपालिका इस प्रकार के कानूनों या कार्यों को असंवैधानिक घोषित करते हुए संविधान की रक्षा करते हैं। सातवां आता है परामर्श संबंधी कार्य। यानी कि न्यायपालिका परामर्श संबंधी कार्य भी करती है। व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा इस प्रकार का परामर्श मांगा जाए तो हम देख सकते हैं, उदाहरण के रूप में इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति से सरकार प्राय वैधानिक और कानूनी प्रश्नों पर विचार विमर्श करती है, परामर्श लेती है। कनाडा में भी सर्वोच्च न्यायालय का एक कार्य यह है कि वह गवर्नर जनरल को कानूनी परामर्श दे। और भारत, स्वीडन है, बल्गारिया है, पनामा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका का आठवां कार्य आता है विविध कार्य। यानी कि न्यायालयों को अनेक प्रकार के विविध कार्य संपादित करने का भी अधिकार होता है। न्यायालयों को प्रतिबंधात्मक आदेश देने का अधिकार होता है। वे किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कह सकते हैं कि जब तक उनके द्वारा अभियोग की पूरी जांच न हो अथवा निर्णय न हो तब तक वे इस संबंध में कोई कार्य नहीं करें। न्यायालयों के और भी कई कृत्य हैं, जैसे अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना, विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना, नागरिक विवाह की स्वीकृति देना, अल्पसंख्यकों के रक्षक के रूप में संपत्ति के प्रबंधकर्ता नियुक्त कर भी करता है। ऐसे बहुत सारे अन्य कार्य में आते हैं न्यायपालिका के। अपन देखते हैं चुनाव के संदर्भ में बहुत जो अंतिम निर्णय है जो न्यायपालिका के पास ही जाता है। तो एक महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन संबंधी मामलों के निर्णय का भी न्यायपालिका के पास में जाता है। ये न्यायपालिका के हमने कार्य देखे। और इसके बाद में अपन देखते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व या आवश्यकता क्या है, क्यों है। तो इसमें हम देखते हैं पहला पॉइंट है लोकतंत्र की रक्षा। अब लोकतंत्र की रक्षा के संदर्भ में अपन देखते हैं कि लोकतंत्र एक सीमित और मर्यादित शासन व्यवस्था का नाम है और शासन को मर्यादा में रखने का कार्य एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्रीय शासन के
प्रतीक होते हैं। नागरिकों की स्वतंत्रता और कानून की दृष्टि से व्यक्तियों की समानता, इन दो लक्ष्यों की प्राप्ति स्वतंत्र न्यायपालिका के आधार पर ही की जा सकती है। दूसरी इसका महत्व या आवश्यकता न्याय की रक्षा है। न्यायपालिका का सबसे प्रमुख कार्य कानूनों की व्याख्या करते हुए न्याय प्रदान करना होता है और न्यायपालिका यह कार्य तभी कर सकती है जबकि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। तीसरा, संविधान की रक्षा करने का। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा का यह दायित्व उसी समय भलीभांति कर सकती है, निभा सकती है जबकि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की रक्षा का कार्य दो प्रकार से करती है। वह संविधान की धाराओं की स्पष्ट व्याख्या करती है। दूसरा, व्यवस्थापिका द्वारा पारित उन कानूनों की जो संविधान के विरुद्ध होते हैं तथा कार्यपालिका के वे कार्य जो संविधान का उल्लंघन करते हैं अवैधानिक घोषित करके न्यायपालिका संविधान की इस तरीके से रक्षा करती है। अगला, नागरिक अधिकारों की रक्षा का। तो नागरिक अधिकारों की रक्षा किस तरीके से करती है न्यायपालिका कि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका नागरिक अधिकारों को आघात पहुंचाती है या उनको नुकसान पहुंचाती है, या यूं कहो कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका नागरिक अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचाए। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से नागरिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका के द्वारा ही की जाती है। ये न्यायपालिका के कार्य और न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा महत्व या आवश्यकता के संदर्भ में अपने आज चर्चा करी। धन्यवाद।